कहते हैं सर कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ना। तो हम लोग कल डिस्कस किए थे बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाना होता है किसी सरफेस से, तो इमिशन कराने के बहुत सारे प्रोसेस थे। किसी भी मेटल सरफेस से इमिशन कराने के बहुत सारे प्रोसेस है। एक जो हम लोग पढ़े थे थर्मोनिक इमिशन पढ़े थे, जिसमें हम किसी सेकेंडरी इमिशन था, है ना, सब याद है। थर्मोनिक इमिशन मतलब हीट देंगे, है ना, तो हीट देने से वो हीट एनर्जी उसको क्या करेगी, ऑब्जर्व कर लेगी और इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होकर वहाँ से मेटल सरफेस से निकल जाएगी। उसके बाद हम लोग एक पढ़े थे दूसरा कि साहब सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन में क्या था कि हाईली आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस पे गिराते हैं तो साहब वो किक आउट करता है, जैसे फुटबॉल की तरह हम लोग मारते हैं तो वो निकल जाता है बाहर, वैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को किक आउट करके बाहर लेके चला जाता है मेटल सरफेस से। थर्ड हम लोग पढ़े थे क्या उसमें बेटा, फील्ड इमिशन पढ़े थे कि साहब हाई मतलब 10⁸ वोल्ट पर मीटर तक की अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो साहब करने की कुछ जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनों को खपाखप घिसते हुए बाहर निकाल देगा, है ना। तो साहब वहां से भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग लास्ट पढ़े थे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम ये देखे थे कि साहब अगर किसी मेटल सरफेस पे अगर हम लाइट को गिराते हैं, किसी मेटल सरफेस को लाइट को गिराते हैं तो लाइट क्या है, रेडिएशन है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम डालते हैं, गिराते हैं, तो साहब वहां से हम देखते क्या है कि साहब उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना चालू होता है और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो साहब ध्यान से देखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा क्या है। कह रहे क्या कि मान लो कि एक मेटल सरफेस है, क्या है बेटा, मेटल सरफेस है, ठीक है। तो इस मेटल सरफेस मान लो इसको 1 मान लेते हैं, है ना, हम 2 मेटल सरफेस को ही लेते हैं। इस मेटल सरफेस पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम गिरा रहे हैं, क्या गिरा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब साहब क्या है, ये है ईएम वेव, ईएम वेव। ईएम वेव का मतलब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब हम यहाँ पे ले लिए साहब लाइट, क्योंकि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है, ठीक है। बहुत सारे लोग अल्ट्रावायलेट रे ले लेंगे, है ना, तो वो भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। तो हम लोग समझने के लिए क्या कर रहे हैं कि साहब एक लाइट लेते हैं, है ना, और इस लाइट को इस मेटल सरफेस पे गिराते हैं। तो गिराते हैं, एक मेटल सरफेस ये है और एक मेटल सरफेस एक और ले लेते हैं। ये हम मान लिए कि मेटल सरफेस 2 ले लिए, एमएस का मतलब मेटल सरफेस 2 ले लिए। अब कह रहा है क्या कि साहब इस मेटल सरफेस पे जब हम लाइट को गिरा रहे हैं, ये कोई दूसरी लाइट ले लिए हम, ये कोई दूसरी लाइट ले लिए, ये भी हमारी लाइट ही है, सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। तो लाइट को गिराने का बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम बल्ब ले लेते हैं, है ना, बल्ब से भी लाइट को गिराते हैं, तो बल्ब से भी जो लाइट निकलती है वो कौन सी होती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है ना। तो एक सोर्स ये हो गया और एक सोर्स ये हो गया, मान लो कि ये मान लेते हैं सोर्स 1, है ना, और ये हो गया कोई SOURC सोर्स 2 हो गया, है ना, जहाँ से हम लाइट को गिरा रहे हैं इस सरफेस पे। हमने देखा क्या बेटा कि साहब एक ये मेटल सरफेस है, तो देखे क्या कि इस मेटल सरफेस से मान लो कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन यहाँ पे जैसी लाइट गिरी तो गिरने के बाद खटाखट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलना चालू हो गए। लेकिन इस मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन गिरी तो देखे क्या, इस मेटल सरफेस पे जब लाइट गिर रही है तो देखे क्या कि यहाँ से सर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, नहीं निकल रहा है। कहेगा ऐसा क्या हुआ, हम कहेंगे अच्छा ठीक है, कुछ लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी लाइट में, तो इसलिए साहब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा होगा। हमने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे डिस्टिंग्विश भी करना है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही था, ये लास्ट था जो ये बताया था कि साहब ये लाइट जो है पार्टिकल नेचर रखता है। इसके बाद डी ब्रोगली साहब आ गए थे डायरेक्ट, तो डी ब्रोगली ने बताया था कि साहब मतलब अब ये एक ऐसा एरा था, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब इन्वेंशन हुआ तो ये एक ऐसा उस टाइम का एरा था कि जब हम लाइट को ये प्रूफ करने में लगे थे कि लाइट के पास सिंगल नेचर है, मतलब पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है या ड्यूअल नेचर है ना, तो एकदम मतलब उसी में आने वाला था। तो उसी टाइम पे ये आया था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद डी ब्रोगली साहब ने बता दिया था कि साहब लाइट जो है ड्यूअल नेचर रखती है, तो समझिएगा, हाँ मतलब पार्टिकल नेचर भी रखती है और वेव नेचर भी रखती है। तो यही लास्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था लाइट का। तो ध्यान से देखेंगे तो हुआ क्या कि साहब इस मेटल सरफेस से लाइट इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। हम कहेंगे ठीक है, तो सोचो कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो निकलने का रीजन क्या है। हमको लगा कि साहब यहाँ से लगा कि ये जो लाइट गिरी तो लाइट के पास क्या होगी, एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। अब लाइट के पास एनर्जी होती है तो साहब इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे बहुत मेटल सरफेस है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को बेसिकली एनर्जी मिली और यही इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से क्या कर गई, एस्केप आउट कर गई। और यहाँ पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे मेटल सरफेस में क्या है, फ्री मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन देखे क्या कि जब ये लाइट गिरी इस पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा है। हम कहेंगे अच्छा ठीक है, इसको टाइम दो थोड़ा सा,
क्या दो? टाइम दो। जैसे हम लोग धूप में खड़े रहते हैं तो तुरंत धूप में खड़े हो जाएंगे या तुरंत धूप से बाहर निकल जाएंगे, या छोड़ो ना वो चीज़ छोड़ो, आप देखिएगा वो हम लोग जब लेंस लेते हैं तो लेंस से आप देखिएगा कि साहब हम लोग एक कागज़ के टुकड़े को जला देते हैं तो एकदम लेंस को मतलब लाइट सन से जो लाइट आती है उसको हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पे फोकस कर देते हैं। एक पॉइंट क्या करते हैं बेटा? फोकस कर देते हैं, कन्वर्ज करा देते हैं। आप फोकस करके एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं तो वो क्या स्टार्ट होने लगता है? जलना। तो क्या वो तुरंत जलने लगता है बेटा? नहीं। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे उसको हीट एनर्जी मिलना चालू हो गया। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे हीट एनर्जी मिलना चालू हो गया और मिलते एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब वो जो कागज है उस कागज का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, हीट एनर्जी लेने से इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि बढ़ते उस कागज की टेम्परेचर उस कागज के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो जाए। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का मतलब समझिए कि साहब, हाँ, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई बॉडी स्वतः जलना शुरू हो जाए उसको बोलते हैं सेल्फ इग्निशन, मतलब जलने वाला टेम्परेचर। नहीं बात समझिए, जिसमें हम तो आग लगा नहीं रहे हैं, हम हीट देने से उसका क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो वही धीरे जैसे हम उस पर मतलब फोकस करके रखे हुए वहाँ पे, तो धीरे अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पर क्या हो रही है? गिरने लगी। गिरते उसकी टेम्परेचर धीरे क्या होने लगेगा? बढ़ाने लगा। और बढ़ाते उस कागज का टेम्परेचर उस कागज के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाता है और उसका हल्का सा भी हीट और मिला तो साहब वो क्या हो जाएगा? जलना चालू हो जाएगा। इसका मतलब हीट क्या है? इट इज अ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये क्या है? वेव है। अरे यार क्या है? ये वेव है, कंटिन्यूअस फॉर्म में कंटिन्यूअसली एनर्जी आपको क्या कर रहा है बेटा? देते जा रहा है। तो वही हमने सोचा कि लग रहा है कि इसको उतना एनर्जी नहीं मिल पाया, हम इसको छोड़ देते कुछ देर के लिए, अपने आप क्या होगा कि धीरे धीरे ये एनर्जी गेन करेगा और एक पर्टिकुलर एनर्जी गेन करने के बाद ये क्या होगा? मेटल सर्फेस से निकल जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। हमने देखा क्या कि साहब दिन बीत गए, महीना बीत गए, साल बीत गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। आश्चर्य वाली बात है कि क्यों नहीं निकला। तो हम कहे साहब यहीं से वेव नेचर फेल्यूर होता है। एक तरीके से समझिए, यहीं से वेव नेचर फेल्यूर होता है कि अगर सर लाइट के पास वेव नेचर होता तो वेव तो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो कंटिन्यूअसली आपको एनर्जी देते जाती है। अरे सर आज नहीं, कल नहीं, परसों, 1000, 2 साल, 2000, 5000 साल के बाद तो कम से कम इसको इजेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि इसको तो कंटिन्यूअसली एनर्जी वेव के फॉर्म में तो मिल ही रही है। लेकिन फिर भी देखा क्या है कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। इसका मतलब साहब इस इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन लाइट के वेव नेचर से डील नहीं किया जा सकता। अगर डील करना होता तो भाई निकलता इलेक्ट्रॉन, लेकिन निकल नहीं रहा है। हमने क्या किया? हमने सोचा कि अब क्या करें, तो अब हमने देखा कि लाइट के पार्टिकल नेचर को हमने थोड़ा सा लाया। देखा गया कि साहब लाइट के पार्टिकल नेचर, तो लाइट का पार्टिकल नेचर समझने के लिए, लाइट के पार्टिकल नेचर को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के अगर पार्टिकल नेचर को देखिएगा तो कहा गया क्या कि साहब जो अपने डी ब्रॉगली साहब थे उन्होंने बताया था कि साहब लाइट एक ऐसे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, एक ऐसे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है जिस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं फोटोन। किसको बोलते हैं? उसको पार्टिकल को क्या बोलते हैं? लाइट किस पार्टिकल से मिलकर बना होता है बेटा? फोटोन से मिलकर बना होता है। तो वही यहाँ पे फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने से पहले हमको जरूरी क्या है बेटा? फोटोन के बारे में समझना। तो फोटोन क्या है? तो साहब कहता है क्या कि फोटोन क्या है? कहता है क्या कि साहब हाँ कि साहब जो भी लाइट होती है, एकदम सही बात बेटा, कि जो भी लाइट होती है वो किस फॉर्म में होती है बेटा? पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है ना। लाइट क्या होती है बेटा? एक पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म होती है और उसी एक पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फोटोन बोलते हैं। उस एक पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? मतलब अब जैसे हम कल शायद बताए थे वो गोली वाला हिसाब है ना, जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो हाँ एकदम धड़ाधड़ कंटिन्यूअसली जाते जा रहा है, तो क्या होगा कि एक एक गोली क्या होगा? पैकेट हो गया, वो पैकेट ऑफ एनर्जी। और यही पैकेट ऑफ एनर्जी आपके पास क्या मिलती है? आपके पास हम तक पहुंचती है एनर्जी के फॉर्म में। तो वही कहते हैं क्या कि साहब लाइट क्या है कि लाइट के पास एनर्जी होता है और वो एनर्जी कैसे होता है? तो बेटा फोटोन के फॉर्म में होता है और फोटोन के पास ही एनर्जी होता है। तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बाबू पैकेट ऑफ एनर्जी। अच्छा अब कहता है क्या कि सर एक फोटोन है, फोटोन के पास एनर्जी है, तो एनर्जी कितनी होती है फोटोन के पास? फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है? हम मान लेंगे बेटा कि साहब जो हम लाइट यूज कर रहे हैं, ध्यान समझना, हमको किसके बारे में बात करनी है? फोटोन के एनर्जी की बात करनी है। तो हम कह रहे हैं कि हम जो लाइट यूज कर रहे हैं उस लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी मान लो कि f है।
उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? सुना नहीं है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? एफ है। अब लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो तुम सोचो कि साहब एक्चुअली जो लाइट है किससे मिलकर बना हुआ है? फोटोन से मिलकर बना हुआ होता है। तो सर जो फ्रीक्वेंसी लाइट की होगी क्या वही फ्रीक्वेंसी फोटोन की नहीं होगी? हाँ सर फोटोन की होगी। तो तुम सोचो कि सर एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? तो एनर्जी बराबर क्या पढ़ा था? एच इन एस सी बाई लैम्डा या एच इंटू अरे बोल हाँ कि ना? तो कह रहा है क्या कि एक फोटोन के पास जो एनर्जी होगा वो होगा h इंटू एफ के बराबर होगा। और जहां पे f क्या है? f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और लाइट। हाँ एक तरीके से लाइट है, लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी। अरे हाँ ना तो बोल गया, क्योंकि लाइट क्या है? फोटोन से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम जनरली फ्रीक्वेंसी किसके ले लेते हैं बेटा? लाइट की फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ पे। तो जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी में h को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद है बेटा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -4 यूनिट जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड? जूल सेकेंड। वेरी गुड बेटा। मुझे बोला 4.136 हाँ इंटू 10 टू द पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया बेटा। उसको आप ऐसे याद कर लीजिए 4.14 इंटू 10, उतना नहीं याद करना है। 4.14 इंटू 10 टू द पावर -15। अब इसको याद करने का कितना बढ़िया तरीका। 4 पॉइंट दे दिया, 4 है 1 बेटा 5, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कि 15 आएगा तो 4 1 5 मतलब ऐसे 15, ठीक है। तो 4.14 इंटू 10 टू द पावर -15 ये किस में होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, ये सब याद रखिएगा बेटा। तो साहब हम तो ये भी समझ गए कि साहब फोटोन के पास एनर्जी होती है और वो एनर्जी किसके बराबर होगी? h इंटू एफ, और जहाँ पे f उस लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। अच्छा आप ध्यान से सुनो। दूसरी चीज हमने बात करेंगे बेटा कि साहब इस पार्टिकल नेचर को डील करने से पहले हम लोग एक और चीज के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? इंटेंसिटी। खूब काम आएगा बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है बेटा? तो ध्यान से देखिए, इसको आई से दिखा रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या समझ में आता है? तो कहता है क्या कि साहब इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब ये एनर्जी ही है। ये क्या है बेटा? और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब एनर्जी है। ये कहता है क्या कि ध्यान से देखना बेटा कि मान लो कि यहां से किसी सोर्स से बेटा क्या कर रही है बेटा? लाइट एनर्जी गिर रही है। किसी सोर्स से लाइट एनर्जी गिर रही है, और ये जो लाइट एनर्जी गिर रही है ये पर्टिकुलर सरफेस एरिया ए पे गिर रही है। सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? ए सरफेस एरिया पे मान लो कि इतनी एनर्जी पर सेकंड आपका गिर रहा है। अरे हाँ ना तो बोल, मतलब कोई भी ई एनर्जी है जो कि पर सेकंड इतना 10 जूल की एनर्जी या कोई भी 10 जूल की एनर्जी बेटा हमारे क्या करिए पर सेकंड गिर रही है। तो कह रहा है क्या कि साहब इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होगा? इंटेंसिटी को बोलते हैं तीव्रता। इंटेंसिटी क्या बोलते हैं? तीव्रता। तो इंटेंसिटी इज डिफाइन एज एनर्जी इंसिडेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सरफेस, है ना? एनर्जी इंसिडेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम मतलब इकाई समय में। याद रखेंगे बेटा इंटेंसिटी क्या होता है कि इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल वाले, इकाई एरिया वाले क्षेत्रफल पे जितना एनर्जी गिरती है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी का मतलब पूरा एकदम फीलिंग डालना है कि साहब इंटेंसिटी कुछ नहीं, ये एनर्जी ही है। बस ये एनर्जी कैसा है कि यूनिट टाइम में यूनिट सरफेस एरिया पे कितना एनर्जी गिर गया उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? इंटेंसिटी। मतलब यूनिट सरफेस एरिया पे यूनिट टाइम में जितना एनर्जी गिर जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंटेंसिटी। तो इसलिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना? आई बराबर E बाई ए इंटू टी। अच्छा अब तो ध्यान से देख बेटा, इसको देख के याद आ रहा होगा एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? पावर। एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? तो तुम सोचो इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, पावर पर यूनिट एरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पावर पर यूनिट एरिया। अच्छा ठीक है, अब तो सोच बेटा कह रहे क्या कि सर इंटेंसिटी का मतलब साहब ये तो एनर्जी है। हम कहें कि साहब कि ये जो लाइट गिर रही है इस लाइट की अपनी पर्टिकुलर कुछ इंटेंसिटी आई है। मतलब यूनिट सरफेस एरिया पे यूनिट टाइम में पर्टिकुलर आई अमाउंट ऑफ एनर्जी गिर रही है, ये इसकी इंटेंसिटी कहला जाएगी। अब हम कहें कि साहब इसकी इंटेंसिटी को कई बार हम लोग अभी देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जब करेंगे तो हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं या इंटेंसिटी को घटा रहे हैं। तो इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट?
लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब पर यूनिट टाइम में पर यूनिट सरफेस पे जो एनर्जी गिर रही है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है बेटा। अब तू सोच कि अगर एनर्जी यूनिट टाइम में यूनिट पर्टिकुलर एरिया पे जो एनर्जी गिर रही है अगर वो बढ़ना चालू हो गई, इसका मतलब एनर्जी कौन है, तो एनर्जी तो फोटोन है। एनर्जी तो कौन है बेटा, इसका मतलब सब एनर्जी पर सेकंड में अगर बढ़ने लगी है, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द सरफेस इंक्रीज्ड। अरे यार समझना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि हमने लाइट को कैसे मान लिया बेटा, पार्टिकल नेचर मान लिया, और लाइट को जैसी पार्टिकल नेचर माना था साहब ये तो फोटोन हो गया, कि अब बहुत सारे फोटोन, पहले 10 गो फोटोन गिर रहे थे, अरे हाँ ना तो बोल, अब कितने हो गए, 50 गो फोटोन गिरने लगे। तो इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी बढ़ गई, और इंटेंसिटी बढ़ गई मतलब एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी बढ़ गई मतलब फोटॉन्स का नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे बढ़ गए। कितनी बात समझ में आ गई, यही है कि इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब सर हमारा फोटोन भी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ना शुरू हो गए। अब आइए बेटा, अब इतना समझने के बाद अब हम लोग फिर से चलते हैं वही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो हमने देखा क्या था कि साहब वेव के नेचर से तो साहब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा ही नहीं जा सकता है, हम लोग देख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल के नेचर से। आई देख बेटा, एक्चुअली में हुआ क्या, हमने देखा क्या कि इस मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे थे, हम कहेंगे अच्छा बहुत बढ़िया निकल रहे थे, क्या हुआ, तो हमने क्या देखा, हमने तो ये माना कि साहब लाइट ऑफ फोटॉन्स के रूप में रहते हैं, तो लाइट फोटोन के रूप में रहते हैं, तो साहब हमने देखा क्या कि जो फोटोन आ रही हैं, जो फोटोन यहाँ से आ रही हैं, और उसमें जो फोटोन आ रही है, तो उस एक फोटोन के पास इस वाले में जो एक फोटोन के पास, ये जो फोटोन के पास जो एनर्जी है, E बराबर क्या होगा बेटा, Hc बाई लैम्डा, या E बराबर क्या हो गया, H इंटू एफ। मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा, यहाँ ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे होते हैं बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ का वेवलेंथ लैम्डा 1, यहाँ का फ्रीक्वेंसी F1 मान ले रहे हैं। इस वाले में देखिए बेटा, ये एनर्जी E1 हो जाएगी, यहाँ पे एनर्जी जो गिर रहा है वो लिख दे Hc बाई लैम्डा, या E2 बराबर H इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी को हम F से दिखा रहे हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी किसे दिखा रहे हैं, F से दिखा रहे हैं। देखा क्या कि साहब जब हमने देखा कि साहब ये तो वेव के नेचर से एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता है, हमने देखा कि ठीक है, तो हम फोटोन के पार्टिकल के नेचर से देखना चालू किए। तो हमने क्या देखा कि साहब यहाँ पे जो फोटोन है, उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 है, और इस फोटोन के पास जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 है। देखिए दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, अलग अलग है। तो जब चेक किया तो देखा क्या कि सर F1 इज ग्रेटर देन F2। हमने क्या देखा कि साहब यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फोटोन जो गिर रहा है इस सरफेस पे, उस फोटोन के पास जो भी फ्रीक्वेंसी है वो इस वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी से क्या है बेटा, ज़्यादा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। हम कहेंगे अच्छा ये तो यही चीज़ है, तो फ्रीक्वेंसी कम है मतलब उस फोटोन के पास एनर्जी जो है वो क्या है बेटा, कम है। तो क्या अच्छा, उसके बाद उसके वेवलेंथ को चेक किया तो देखा क्या कि लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखे क्या कि अगर फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा, कम होगी। तो हम देखें कि साहब इसमें जो फोटोन आ रहे हैं उसकी जो एक पर्टिकुलर उसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ भी क्या है बेटा, एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या है बेटा, कम है, एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम है। तो देख रहे हैं कि इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू है, लेकिन जैसे ही देख रहे हैं क्या कि वेवलेंथ एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, तो देख रहे हैं क्या कि साहब वो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू नहीं है, बंद हो जा रहा है। हम कहें कि अच्छा ठीक, हमने क्या किया कि इसको हटाया, हटाने के बाद इसकी जो ये फोटोन जो है, इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी जो एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या थी, कम थी। हमने क्या किया कि तुरंत उस सोर्स चेंज कर दिया, सोर्स चेंज करने के बाद एक ऐसा सोर्स लिया जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या थी, ज़्यादा थी। जैसी ज़्यादा थी तो देखिए क्या कि खटाखट फिर से इससे भी इस सर्फेस से भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, मतलब जो फ्रीक्वेंसी इसकी कम न थी, अब हमने क्या किया सोर्स को चेंज कर दिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है बेटा, सोर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने सोर्स को चेंज कर दिया। और सोर्स को चेंज करने के बाद दूसरा सोर्स लाए जिसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या थी, ज़्यादा थी। हमने देखा कि साहब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन यहाँ से चालू हो गया।
सेकेंड, ठीक है। तो कहता है क्या कि साहब अब ये इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गया, इतना तो मैटर पता चल गया कि साहब ये फ्रीक्वेंसी का कहीं ना कहीं चक्कर था, या वेवलेंथ का कहीं ना कहीं हमारा क्या था, चक्कर था, या इसकी चेंज किया, इसका वेवलेंथ क्या हो गया, पर्टिकुलर वैल्यू से थोड़ा सा कम कर दिए, वेवलेंथ तो वेवलेंथ पर्टिकुलर वैल्यू से क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो देख रहे हैं क्या, फिर भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन यहाँ से चालू हो गया। अब ये दिमाग में खटका, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ध्यान से देखें, उन्होंने एक एजम्पशन माना। कौन साहब, आइंस्टीन साहब, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो आइंस्टीन साहब एक एजम्पशन माना। उन्होंने कहा कि साहब एक फोटोन जो होगा, ध्यान समझिएगा, एक फोटोन होगा, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। पहली बात समझिए, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर एनर्जी करेगा बेटा, और वो भी कितना एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो उस फोटोन के पास जितनी एनर्जी होगी वो पूरा का पूरा एनर्जी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ऐसा नहीं है कि साहब हमारे जैसे हमारे पास एनर्जी 100 जूल है, ठीक है, आपको चाहिए 5 जूल, तो 5 जूल आपको दे दिए, फिर 50 जूल आपको दे रहे हैं, 60 जूल इनको दे रहे हैं, वैसा हिसाब नहीं था। अगर आपको भले 5 जूल काहे नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास अगर 100 जूल का एनर्जी है, तो हम आपके साथ अगर भिड़ रहे हैं बेटा, तो हम पूरा 100 का 100 जूल आप ही को देंगे, आपको नहीं देंगे। तो ये आइंस्टीन का साहब एजम्पशन था। उन्होंने कहा ठीक है, इसी थ्योरी को लेकर उन्होंने आगे बढ़ाया। तो जैसे देखा क्या कि साहब, हाँ मार खाए के सोचता नहीं। अब ध्यान से देखिए बेटा, बैठिए क्लास में, आइए ध्यान बाबू, यहाँ ध्यान से देखते बेटा, यहाँ ध्यान से देख। कह रहे क्या कि साहब ये क्या है, हमारा एक फोटोन है। क्या है बेटा, फोटोन। ये फोटोन इधर आया, ये मेटल सरफेस है हमारा। अब यहाँ पे हमारे क्या है बेटा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वेरी गुड बेटा, ये बहुत सारे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये आया यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी दिया। अब साहब क्या हुआ कि जैसे ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका पूरा का पूरा एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ले लेगा, अवशोषित कर लेगा। और इसके बाद जैसे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, तो ये क्या होगा बेटा, इन सब से हाईली एनर्जेटिक हो जाएगा, और हाईली एनर्जेटिक होने से ये इस सरफेस पे जाएगा, और सरफेस से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, इस सरफेस से बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये भी इतना आसान चीज़ नहीं था। उन्होंने देखा क्या कि साहब बहुत सारे फोटॉन्स को एनर्जी दिया, बहुत सारे मतलब हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स को इस मेटल सरफेस पे गिरा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं मतलब 100 को फोटोन गिरा रहे हैं, चाहे 1000 फोटोन गिरा रहे हैं, तो उसमें से मात्र एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से निकल रहा है। तो साहब जब ये आया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खिसक लीजिए आराम से बेटा, खिसक ना जाओ यार, दूधू को बैठल हो ठीक है, आइए यहाँ ध्यान से देखिए। तो कह रहे क्या कि साहब ये फोटोन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के पास आया, तो देखिए क्या कि ये मतलब बहुत सारे हजारों फोटोन गिर रहे हैं, तो बहुत एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है। तो क्या कोई बात नहीं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मानी 1000 में से ये इलेक्ट्रॉन निकला, तो जैसे ही निकला तो इसको पकड़ लिए कौन, आइंस्टीन साहब। इनसे पूछे, करे इलेक्ट्रॉन से पूछे, करे बेहुदा चल इतना एनर्जी गिरा है, तो खाली वो तुम ही निकला, बाकी सब नहीं निकला, का है सबको एनर्जी मिला था। तो कहा कि सर बड़ा कष्ट से निकले। अब सोचो, देखो अपना दुख बयां अभी कर रहा है इलेक्ट्रॉन। कह रहा है क्या कि सर आप मान लीजिए, यहाँ ध्यान से देखो, ये ध्यान सुनिए यहाँ पे, मान लो कि साहब ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी इस फोटोन के पास था, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एनर्जी किसको दे दिया, इस इलेक्ट्रॉन को। हम देखें क्या कि जब इस मेटल सरफेस से निकला, तो देखें के पास इसके पास जो एनर्जी है वो बचा मात्र 2 इलेक्ट्रॉन, मात्र 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं हाँ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला। जस्ट सपोज इसके पास एनर्जी अभी भी जो है वो एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हम कहें कि भाई कहाँ हो गया था कि बड़ा तुम अकेले निकला यार, बहुत सारे लोग को लेके नहीं निकला। तो बोला कि सर देखिए था क्या कि जैसे ही आप एनर्जी दिए थे, हाँ ठीक है, तो एनर्जी देने से हम जैसे ही मेटल सरफेस पे आए, तो मेटल सरफेस पहले कहा कि साहब पहले हमको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दो,
मेटल सरफेस बोला कि पहले हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ दो, तभी हम तुमको इस सरफेस से जाने देंगे। हम कहें कि ठीक है, कितना? तो बोला क्या कि साहब हमारा अपना, हमको अपना चाहिए एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहा कि ठीक है, ये किसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? सरफेस को चाहिए। क्या ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन आया इस सरफेस पे, अपना कुछ ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके चला यहाँ से, इस सरफेस पे आया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया। अब देने के बाद फिर यहाँ से बाहर निकला, तब भी निकला तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये ले लिया, सरफेस ले लिया, तो इसके पास बचना कितना चाहिए था बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन फिर भी इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना एनर्जी बच रही है बेटा? मात्र 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तो फिर पूछे कि तो तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी बचना चाहिए था, अभी तो तुम्हारे पास मात्र 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कहा कि जानते हैं सर हुआ क्या कि जैसी आप एनर्जी दिए तो हम अवला बौला हो गए। क्या हो गए बेटा? अवला बौला हो गए, लगे भाग नहीं। तो लगे भागने से इतना ना इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मेटल के पास है। तो एवोगैड्रो नंबर समझिए कितना होता है? 10⁻23 से गुना कीजिएगा, कितना बढ़ते जाएगा। कैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उसी में सर लड़ते भिड़ते कोलिजन करते धरते इस मेटल सरफेस पे आए थे। अब मेटल सरफेस पे आए तो मेटल सरफेस वो आए तो देखे क्या कि हमारे पास मात्र 6 जूल का एनर्जी। ये सुनना मेरी बात, मेटल सरफेस के पास आए तो मेटल सरफेस के पास मात्र 6 जूल की एनर्जी बची रह गई थी, और 6 जूल में से 2 जूल तो सरफेस में ले लिया था और बाकी 4 जूल इसके पास एनर्जी बचा। कहा कि अच्छा ऐसा होता है। तो हाँ, तो बाकी इलेक्ट्रॉन हुआ, तो बाकी कहा कि सर जानते हैं और सब इलेक्ट्रॉन इतना ना कोलिजन मार लेता है, इतना ना कोलिजन एक दूसरे से मार लेता है कि अपना एनर्जी उसको, उसका एनर्जी किसी और को, उसका एनर्जी किसी और को देते जाता है, और जैसे ही मेटल सरफेस पे पहुंचता है तो उसका एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाता है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से पहुंचता है, ये तरीके से एंट्री फी है। ये क्या है बेटा? एंट्री फी है। जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं, तो सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाने के लिए क्या करता है? हमको टिकट लेना पड़ता है, और ये टिकट 150 रुपये का है। जैसे सपोज टिकट कितना है? 150 रुपये का है। कि अगर साहब जिसके पास 150 रुपये का टिकट होगा, है ना, उसी को एंट्री होगा कि हाँ आप जा सकते हैं। वे सेम वही चीज़ है बेटा। अब ऐसा नहीं है कि साहब आप बहुत बड़े रईस है तो आपके लिए टिकट 150 की जगह पे 500 का होगा, नहीं। हाई जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके गया था ना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो बोला कि देखो हमको तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला है, हम यहाँ सरफेस से पहुंचे हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके। हम कहेंगे बोलो तुमको कितना चाहिए? तो वही सरफेस बोला कि हमको 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन बोला कि इलेक्ट्रॉन बोला काय 2 ही ले, हमसे ज़्यादा है मेरे पास, लो एनर्जी और लो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो तुम। ताकि ना बेईमानी नहीं करेंगे, लेंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझिएगा, ये सब न्यूमेरिकल बनाने में सहायता देगा। लेंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम लेंगे। कहा कि ठीक है, तो वही इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया और यहाँ से ये निकल गया। बाकी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होने का रीजन समझ में आया बेटा? क्योंकि साहब एनर्जी तो उनको भी उतनी ही मिल जाती है, लेकिन साहब ड्यू टू इंटरनल कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, लिखा बता दिया गया उसमें कि इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना इंटरनल कोलिजन होता है कि उस कोलिजन के कारण क्या होता है बेटा? इस मेटल सरफेस पे जैसे ही पहुंचते हैं तो साहब उसकी जो एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या है? तो साहब हाई जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे बोले कि इस मेटल सरफेस को कितना चाहिए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं फाई, और जिसको नाम पढ़ते हैं बेटा वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फाई, और इस फाई को बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। और ये वर्क फंक्शन किसका होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन का होगा कि मेटल का होगा? वर्क फंक्शन किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का कि मेटल का? तो हमेशा वर्क फंक्शन होगा बेटा मेटल का। ये वर्क फंक्शन क्या है बेटा? यहीं पे आता है बेटा कि सर ये वर्क फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो कहता है क्या कि किसी मेटल सरफेस से किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ध्यान समझिएगा, कि किसी मेटल सरफेस से किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से निकलने के लिए, इजेक्ट होने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। मतलब उस मेटल सरफेस का क्या बोलते हैं बेटा? उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। ना बुझाई? बुझा गया सर। अब कहता है क्या कि साहब ये वर्क फंक्शन क्या चेंज हो सकता है? तो नहीं। कहता है क्या एक अगर मेटल है तो उस एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा? फिक्स्ड होगी। लेकिन अगर मेटल चेंज करेंगे तो साहब वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। वर्क फंक्शन की वैल्यू कम किसकी होती है? कौन से मेटल होते हैं जिनके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कम हो जाती है? आयरन मेटल है, वर्क फंक्शन आयरन का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है बेटा। आयरन का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है। जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं जैसे रुबिडियम,
बोलो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। हाँ, यही सब हमारे क्या होता है, अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। तो जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं बेटा, इन अल्कली मेटल्स का वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा, कम होता है। मतलब तनिक अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा। हाँ, अब ज़्यादा डिटेल तो आप लोगों को पता है, लेकिन हम आपको जनरली बता दे रहे हैं कि साहब वर्क फंक्शन किसका कम होगा, है ना, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, वो किसका होता है बेटा, हमेशा अल्कली मेटल्स का वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा, सबसे कम होता है। लेकिन आयरन वगैरह का वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। जब भी हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन वगैरह करेंगे, बताएं भी हुए उसमें, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में हम कभी भी आयरन नहीं लेते हैं बेटा, हम कभी लेते हैं तो किसका, अल्कली मेटल ही लेंगे, है ना। रुबिडियम हो गया, सीजियम होगा, इन्हीं दोनों में से करीब करीब हम लोग लेते हैं। तो खैर, इधर बात समझ में आ गया, वर्क फंक्शन क्या हो गया। अरे वर्क फंक्शन समझ में आ गया। अरे बोल, वर्क फंक्शन क्या होता है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम अ मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वह उस मेटल सरफेस का क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन कहा जाता है। हम कहेंगे अच्छा बेटा, ये भी बहुत बढ़िया बात है। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है। ओहो, अब उतना याद नहीं है, हम एज ए एग्जाम्पल लिए हुए हैं। यहाँ पे हम फोटोन लिए है ना, हम बोले कि इस फोटोन के पास एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आई कोई भी एक मेटल सरफेस लिए हैं जिसकी वर्क फंक्शन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल लिए हैं। अब वो याद है, लिखा हुआ है बुक वगैरह में, तो याद कर लीजिएगा। अब हमको उतना याद नहीं है कि कौन सी मेटल का वर्क फंक्शन कितना होता है, कई का हम दे देंगे। इतना आ गया बेटा। अब कहता है क्या कि साहब एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक क्या होता है बेटा, टर्म आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब सोचिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे आया। तो हमने क्या देखा था, इसके पहले 2 मेटल सरफेस लिए थे, एगो मेटल सरफेस 1, एगो मेटल सरफेस। हम कहें कि सर मेटल सरफेस 1 से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, लेकिन मेटल सरफेस 2 से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम देखें क्या कि साहब इस मेटल सरफेस पे जो फोटोन गिर रहे हैं, उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या है बेटा, कम है। एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम है, एक पर्टिकुलर वैल्यू से भी क्या है बेटा, कम है। तो देखें क्या कि फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम है, तो ये फोटोन जो है ये कैपेबल ही नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करें। जैसे समझिए बेटा, समझिए अगर किसी फंक्शन का वर्क फंक्शन, किसी मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, और मान लो कि यहाँ पे हम फोटोन यूज कर रहे हैं बेटा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना यूज कर रहे हैं बेटा। अब बाबू जन्म निकल जाएगा तब वो साहब यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन सुनिएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी, ये यहां से एनर्जी गिरी, इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ी, अब पड़ने के बाद कुछ देर बाद यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसी लाइट गिरी, गिरने के बाद लिया एनर्जी लिया, लेने के बाद तुरंत घुमा, बहुत कम प्रोसेस, बहुत कम टाइमिंग, घुमा, घूमने के बाद यहां से खटाक से निकल गया। तो जैसी लाइट गिराते हैं वैसे खटाक से इलेक्ट्रॉन निकलना, जिसको निकलना हो तो खटाक से निकलता है, ठीक है। अब कहते हैं क्या कि अगर हम 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन को, फोटोन को एनर्जी है, इस फोटोन के पास एनर्जी कितना है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस इलेक्ट्रॉन को साहब एनर्जी मिला कितना 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो साहब ये कभी भी इस मेटल सरफेस से बिना कॉलिजन का भी अगर पहुंच जाए, हम माने एकदम आइडियल केस मानते हैं कि साहब कोई कॉलिजन नहीं होता है। अगर कोई कॉलिजन नहीं होगा तो जब इस मेटल सरफेस से पहुंचेगा तभी इस मेटल सरफेस क्या कहेगा कि साहब कितनों हाथ पैर जोड़ लेगा तो मेटल सरफेस को बाहर नहीं जाने देगा। कहेगा कि साहब हमको 2 गो चाहिए, 2 गो से कम नहीं चाहिए, तुम्हारे पास बाकी जितना हो से हमको कोई लेना देना नहीं। तो कहा क्या कि इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है कि साहब कि यह किसी फोटोन के पास वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए वो कैपेबल हो। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एट विच, जिस पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट इजेक्टिंग फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ द, या क्रिटिकल, मतलब क्रिटिकल भी बोल सकते हैं, या मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर कम है बेटा तब आप इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन आप नहीं कर पाइएगा। इससे अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तब आप इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू हो जाता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन मिनिमम जिस पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोल दिया गया नाम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ।
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हमने क्या देखा था सेकंड वाले एग्जांपल में कि साहब इसकी जो वेवलेंथ है एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या है बेटा, ज्यादा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं क्या साहब, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा है क्या कि वह मैक्सिमम वेवलेंथ कि मतलब साहब अभी वेवलेंथ यहाँ पे था तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता, तो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो गया, यहाँ तक आ गया मैक्सिमम वेवलेंथ कि वह मैक्सिमम वेवलेंथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या होता है पॉसिबल हो जाता है। तो साहब उस मैक्सिमम वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मतलब इससे अगर ज्यादा, थोड़ा भी ज्यादा अगर वेवलेंथ हो गया बेटा, थोड़ा भी ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगा तो सर फिर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी में मिनिमम आता है कि इससे कम अगर हुआ, इससे कम फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब वेवलेंथ में क्या होता है कि अगर इस मैक्सिमम होगा, क्योंकि इससे अगर ज्यादा वेवलेंथ अगर इसके पास आ जाएगा तो फिर भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है बेटा। बोलो कोई दिक्कत? तो उसी मिनिमम वेवलेंथ, उसी मैक्सिमम वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। अब तो सोच बेटा, ध्यान समझ, डायरेक्ट कहा जाता है क्या कि साहब लिखेगा क्या कि वर्क फंक्शन, ध्यान समझने बेटा क्या लिखेगा, क्या लिखेगा कि जो वर्क फंक्शन होगा FUNCTION, वर्क फंक्शन को किससे दिखाएंगे बेटा, फाई से। तो जो वर्क फंक्शन जो होगा वो लिखता है H/F0, जहां पे कहेगा सर F0 को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बोल भाई जो लिखा हुआ है सही है कि गलत लिखा गया है? वर्क फंक्शन H/F0 को बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या होगा? अरे है तो एनर्जी वो, लेकिन वर्क फंक्शन सो ना, वर्क फंक्शन के लिए कह रहा है कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। वो वर्क फंक्शन क्या है, H/F0 के बराबर होगा। हाँ तो ये तो एनर्जी है ना, वर्क फंक्शन भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी तो सही है। अरे फोटोन का एनर्जी हो गया, अगर किसी फोटोन को तो समझ नहीं रहे, समझिएगा यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले इसको समझ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है कि वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसपे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू हो जाए। तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू हो जाए, इसका मतलब सर वो आइडेंटिकल केस ले रहा है, आइडियल केस ले रहा है। आइडियल केस का मतलब हो गया कि साहब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, वर्क फंक्शन कितना है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको भी अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हैं, मतलब इस फोटोन के पास एनर्जी कितनी हो जाए बेटा, इस फोटोन के पास एनर्जी कितना हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और ये बिना किसी लड़े अगर इस मेटल सरफेस पे आएगा तो क्या इसको मेटल सरफेस इजेक्ट करने नहीं देगा? देगा, क्या नहीं देगा? तो तुम सोचो कि साहब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये इस फोटोन की एनर्जी है। अरे हाँ ना तो बोल, और यह वह एनर्जी है जो किसके बराबर है, इस वर्क फंक्शन के बराबर है। तो तुम सोचो, हम कह रहे हैं क्या कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू हो जाता है। तो वो मिनिमम एनर्जी क्या है, तो एनर्जी के लिए तो फ्रीक्वेंसी ना वहां पे रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F0 नहीं होगा। तो वर्क फंक्शन H/F0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? इस फोटोन के पास एनर्जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ये H/F0 हम नहीं बोल सकते हैं कि साहब जितना इस वर्क फंक्शन का जो मेटल सरफेस के लिए मेटल सरफेस की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, फोटोन का कि मेटल का? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका होगा, किसका? पक्का हाँ मेटल का होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी मेटल का होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी मेटल का होगा, क्योंकि मेटल को चाहिए कि मेटल कह रहा है कि हमको निकलने, हमारे से इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, ये तो मेटल कह रहा है। इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये दोनों मेटल का ही होगा बेटा। तो सोचो कि साहब मेटल कहा कि हमको, हमारे लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो F0 होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए बेटा, F0 होनी चाहिए। मतलब किसी फोटोन के पास एनर्जी क्या होगा, H/F0 देंगे तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि बिना किसी कॉलिजन के अगर इस मेटल सरफेस पर पहुंचेगा तो सब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका मतलब सर वर्क फंक्शन हम लिख सकते हैं H/F0, कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही है बेटा। वर्क फंक्शन किसके बराबर होगा, H/F0, फॉर्मूला है ये। वर्क फंक्शन किसके बराबर होगा बेटा, H/F0 के बराबर होगा, वेयर F0 इज द। अब उसी प्रकार बेटा वर्क फंक्शन किसके बराबर होगा, hc/λ0, और यहाँ पे λ0 क्या होगा बेटा, इस मेटल सरफेस का
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा। अरे हाँ ना तो बोल। और ये क्या हो जाएगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सबसे मिनिमम है कि ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि फोटोन के पास इतनी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए कि जिसके कारण वो मतलब रेस में भाग ले सके। 1.5 इलेक्ट्रॉन दिए थे तो रेस में भाग नहीं ले रहा था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वाले को भेजेंगे तो रेस में भाग, इट में भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सके बिना कॉलिजन वाला। आइडियल केस अगर ले लिया जाए बिना कॉलिजन हो तो सारा एकदम निकल जाएगा। तो सोचो कि यही हमारा वर्क फंक्शन का एक फॉर्मूला भी बनता है hc/λ0। आ गया समझ में? वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, hc/λ0 या h × f0, क्योंकि एनर्जी है ये। अरे हाँ ना तो बोल। वर्क फंक्शन क्या है बेटा, एनर्जी है। अगर एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा बेटा, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो साहब इसकी भी एनर्जी, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं और नहीं तो जूल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा कि सर ये तो ठीक था, अगर मान लीजिए, समझिएगा बेटा, यही मेटल सरफेस है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भरे हुए हैं और ये फोटोन है हमारा। ये क्या है बेटा, ये इस आया और ये इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया। कह रहा है कि इस फोटोन के पास एनर्जी लेट सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा। क्या है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। कितना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अब तुम सोचो कि इस इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी मिला, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम सोचो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस पे आएगा तो मेटल सरफेस कितना मांगेगा इसे। तो तुम सोचो कि साहब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस मेटल सरफेस से जो निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी कितनी हो सकती है, सब लोग बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी कितनी हो, मैक्सिमम कि मैक्सिमम मतलब कहने का सेंस हो गया कि साहब इसको हाँ कोई कॉलिजन तो वही ना मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा बेटा। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दिया और देने में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सरफेस 110% लेगा सर। अब सोचो कि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो साहब इस सरफेस पे आया और पूरा का पूरा ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके ही पहुंच गया यहाँ पे, मतलब कोई कॉलिजन बीच में नहीं हुआ। अब सोच इस मेटल सरफेस पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके पहुंचा, अब यहां से इस मेटल सरफेस से जब निकलेगा तो साहब उसके पास जो एनर्जी होगी दैट विल द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी होगा, दैट इज द पॉसिबल एनर्जी। हो सकता है लेकिन ऐसा एक्चुअली प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। उसके पास यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने का मतलब हो गया कि साहब इसके पास यहाँ पे कोई कॉलिजन नहीं हुआ, अंदर में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। तुम सोचो कि साहब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से एकदम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके निकल रहा है तो ये एनर्जी बेटा किस फॉर्म में होगा, ये किस फॉर्म में एनर्जी होगा। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, पार्टिकल, किस फॉर्म में होगा, तो पार्टिकल है तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा सर। अरे यार पार्टिकल होगा किस फॉर्म में होगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होगा। हमको अगर हम अब मान लीजिए हमको अभी कुछ एनर्जी दे दिया जाए, अरे हाँ ना तो बोल, जैसे नहीं 10 लाख छोड़िए ना, हीट की बात कर रहे हैं वो तो है ही है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ सिलाई लिए, सिलाई से यहाँ पे हीट देना शुरू कर दिए, अब जैसे हीट देंगे तो तुरंत ही मोशन में आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा, मोशन में आया नहीं आ गया, इसका मतलब क्या है, इस उंगली के पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। क्या है बेटा, कुछ तो एनर्जी उसके इंटरनल में चला गया, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बचा उसे क्या करेगा, तो हमेशा क्या करेगा, भागना चालू करेगा। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी, पॉसिबल एनर्जी जो होगी, ये किस फॉर्म में होगी बेटा, ये एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अरे बोल हाँ कि ना है। अब तो ध्यान से देख बेटा, हम आपसे पूछें, यहाँ ध्यान समझिएगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं, याद देख। हम कहेंगे कि साहब किसी इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बोल तो, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बोल कि साहब जितना फोटोन के पास एनर्जी था, तो एनर्जी ऑफ फोटोन, एक सेकंड, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन माइनस, दिखाई नहीं देगा यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहां ध्यान से देखिए। हम कहें कि बाबू आपको खुद बताना है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, तो साहब तो जितना इस फोटोन के पास एनर्जी था, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन माइनस वर्क फंक्शन
ऑफ मेटल। बोल हाँ कि नहीं? क्यों? क्योंकि साहब 10 गो में 10 गो तो तुरंत पूरा दे दिया इसको, और 10 गो में से 2 गो तो वर्क फंक्शन ले लिया, तो कहें 8 इलेक्ट्रॉन जो बचा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो उसके पास क्या बचा बेटा? बोल हाँ या ना? तो इसका मतलब या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या होगा कि साहब एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या है, तो E बराबर क्या होता है? H इंटू एफ। इसके पास कोई भी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, अरे हाँ ना? तो साहब क्या हो जाएगा? H इंटू एफ माइनस फाइव, उस अभी लिख रहे हैं माइनस फाइव। एक तो ये देखने में अच्छा लगता है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा वो क्या हो जाएगा? HF मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन कितना होगा? अभी पढ़े हैं सर, H इंटू एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यही तो वो मिनिमम एनर्जी है बेटा। या लेमडा के टर्म में आप देखिएगा, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखिएगा तो क्या हो जाएगा? HC बाई लेमडा, अरे हाँ ना? तो बोल माइनस, बोल बेटा SC बाई, अरे सब लोग बोलेंगे, बोल बेटा, अरे समझ में आया क्या? अब बोल इसको याद करने की जरूरत है हमें? नहीं सर, ये तो हाँ ओ ठीक है। अब बोल इसको याद करने की जरूरत है हमें? कोई याद करने की जरूरत नहीं है सर, है ना? डायरेक्ट हम लिख देंगे साहब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा, फोटोन का टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन निकाल देंगे, वही उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा साहब। इसी इक्वेशन को बोलते हैं, बोल क्या बोलते हैं इसको? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो बोलते ही है, साथ में इसको साइंटिस्ट कौन से थे? आइंस्टीन। तो इसे बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यही इक्वेशन आपको क्या करेगा बेटा? बोर्ड में पूछ देता है कि साहब आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को भी बताएं। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? तो कुछ नहीं सर, हमको तो पता है, यही होता है। बोलो कोई दिक्कत क्या हम लोग को? ये पूरा का पूरा अभी जितना हम लोग पढ़ाए क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्या इतना पूरा समझ में आ गया? अब तुम सर कहता है क्या अभी इतना ही हार नहीं माने, अभी और बढ़ेंगे हम लोग। हम कहे क्या कि साहब इलेक्ट्रॉन का निकलना किस बात पर निर्भर करता है? टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस या एनर्जी ऑफ वन फोटोन? देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन का निकलना इस बात पर निर्भर करता है कि जो फोटोन गिर रहा है उस मेटल सरफेस पे, उस फोटोन के पास एनर्जी कितनी है? उस फोटोन के पास एनर्जी कितनी है? मतलब उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो साहब उस वर्क फंक्शन से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी तो वो कैपेबल है सर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अन्यथा तो कैपेबल ही नहीं है। अच्छा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का निकलना किस बात पर निर्भर कर रहा है बेटा? एक फोटोन के एनर्जी पर निर्भर कर रहा है। लेकिन साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस में निकलेंगे वो किस पे निर्भर कर रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटिंग ऑन द मेटल सरफेस, दैट इज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालने की क्या है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन गुने नंबर ऑफ फोटोन। अरे यार, टोटल एनर्जी कितना इंसिडेंट हुई इस मेटल सरफेस पे, उसको निकालने का तरीका क्या है बेटा? कि साहब एक फोटोन का एनर्जी हमको पता है, इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स गुना कर देंगे तो वो क्या होगा? टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस। अरे बोल हाँ कि नहीं? तो कितने इलेक्ट्रॉन का निकलना इस बात पर निर्भर करती है कि साहब कितने कि उस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है। अरे हाँ ना? तो बोल, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि साहब कितने फोटॉन्स, कितने कैपेबल फोटॉन्स उस मेटल सरफेस पे गिर रहे हैं। नहीं आया? कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये किस पर निर्भर करता है? हाँ, एक ABCD पढ़ो। ध्यान से रखिए। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है बेटा, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस कितना होगा बेटा? बराबर होगा, मतलब ई टोटल बराबर n गुने
एनर्जी ऑफ एन गुने एनर्जी ऑफ। तो कहता है क्या कि इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पर निर्भर करता है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पे बात करता है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन पे। बोल हाँ कि नहीं? क्योंकि एक फोटोन एक ही को एनर्जी देगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, एक को 1000 को थोड़ी देगा। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से निकल रहे हैं, दैट डिपेंड अपॉन दिस टोटल एनर्जी। कितने इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस से निकलेंगे वो किस पे निर्भर कर रहे हैं? अब सोचिए क्या है? इंटेंसिटी है। और ये क्या है? और ये क्या है? इंटेंसिटी तो है सर। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अरे इंटेंसिटी का मतलब क्या है? कि एनर्जी फॉलिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो सर एनर्जी गिर रहा है, इसका मतलब कौन गिर रहा है? फोटोन गिर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम इसलिए इसको डिस्कस किए थे कि साहब आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी आई है या इतनी पर्टिकुलर इंटेंसिटी से गिर रहा है। अब इंटेंसिटी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो साहब इलेक्ट्रॉन्स भी निकलना। पहले 1000 को फोटोन गिर रहा था, मतलब 100 को फोटोन गिर लेते तो साहब एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। अरे है ना? तो बोल 1% या 0.1% का रेशियो होता है बेटा, है ना? लेकिन अब सोच 1% या 0.1%। 0.1% मतलब 1000 में एक इलेक्ट्रॉन या 100 में एक इलेक्ट्रॉन, 1%। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। लेकिन अब सोच अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स अब बढ़ाना चालू कर दें, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाना चालू कर दिए, तो इंटेंसिटी बढ़ाना चालू कर दें तो साहब उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा? पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से निकलना चालू करेंगे। बोला हाँ कि नहीं? अच्छा, अब कहता है क्या कि साहब एक है कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हम लोग को देखना है किसका बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखना है। इसके बाद इधर तो कुछ नहीं था, ये सब बाकी सब खत्म कर दिए ना बेटा? देखो तो इधर सब खत्म हो गया, वर्क फंक्शन वगैरह सब हो गया। हाँ बहुत बढ़िया, आइए। हाँ जा, हाँ जाओ जल्दी जाओ। आइए बेटा। क्या फोटो इलेक्ट्रिक पूरा समझ में आया? शाबाश बेटा। अब हम लोग कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग देख ले रहे हैं। आओ देखो, नेक्स्ट है बेटा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ इफेक्ट। ये क्या है बेटा? ध्यान से समझना। कहता है क्या कि एक हम वैक्यूम वाला ट्यूब लेते हैं, एक वैक्यूम वाला ट्यूब लेते हैं। ठीक है? निकल देख बेटा, मान लो कि यहां पे एक हमारा सोर्स है। क्या बेटा? ये हमारा क्या होगा बेटा? एक सोर्स होगा। ठीक है? अब सोर्स हो गया, इस सोर्स से रेडिएशन क्या हो रही बेटा? आ रही है।
इस सोर्स से ये हो गया रेडिएशन, सोर्स से रेडिएशन आ रही है, मतलब लाइट जो है इस मेटल पे गिर रही है। अब ध्यान से देख बेटा, सबसे पहले तो तुम देखो कि साहब एक मेटल ये है, ये एक वैक्यूम ट्यूब होता है, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? वैक्यूम ट्यूब, VACWM, वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है? दोनों चलता है, दोनों ठीक है। कहीं कहीं VACCUM और VACWM भी लिखा जाता है, ठीक है? इट्स ओके। कहते हैं क्या कि साहब मान लीजिए क्या कि ये हमारा एक मेटल सरफेस है, ठीक है, और ये बैटरी के देख तो अगर निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव पोटेंशियल से नहीं जुड़ा हुआ है बेटा, बैटरी की ये निगेटिव पोटेंशियल से जुड़ा हुआ, निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इसको एनोड बोलेंगे कैथोड बोलेंगे? हाँ, एनोड है पक्का? बेहुदा, कैथोड है ये, ठीक है। और पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं? एनोड। हम बार बार बोले हैं एनोड, एनोड का मतलब AD, एड मतलब पॉजिटिव, याद करना है ऐसे, खाली वो याद करना है। एनोड, एनोड, एनोड का मतलब AD या AND, एंड का मतलब भी होता है जोड़ना, ठीक है? तो जोड़, जोड़ मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, याद रहेगा आज के बाद, भूलोगे तो नहीं। तो एनोड का मतलब हो गया कि साहब पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होगा उसको एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल जो कनेक्टेड होगा वो कैथोड हो जाएगा। अब कहता क्या कि यही वो मेटल सरफेस है, ये क्या है बेटा? मेटल सरफेस है। और ये जो मेटल सरफेस हम लोग लेते हैं ये कैसा होता है बेटा? अल्कली मेटल्स होते हैं। ये कौन सा मेटल होते हैं? अल्कली, AL, ठीक है ना, ALKALI, क्या लिखा हुआ है बेटा? ALKALI। ये होता है अल्कली मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स का मतलब हो गया बेटा, एग्जांपल जैसे इसका सीजियम, रुबिडियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम का CS होता है, CS, अरे हाँ ना दबो, ETC बहुत सारा, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग सीजियम, रुबिडियम वगैरह को ही, इन्हीं दोनों को करीब करीब यूज़ करते हैं हम लोग। हाँ, सीजियम को यूज़ किया जाता है, बहुत बढ़िया। सीजियम का साइज बेटा समझ ले कि सीजियम का साइज क्या होता है बेटा? सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए इसका वर्क फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी बेटा? कम होगी, है ना। आइए, कहते सर लोहा का नहीं लेंगे, आयरन, तो कहते हैं सर आयरन का वर्क, आयरन ही मेटल है लेकिन सर उसका वर्क फंक्शन क्या है? बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब हम लोग उसको नहीं लेते हैं। हमको एक्सपेरिमेंट करना है तो ऐसा करें कि साहब आसानी से हो जाए। अब तो ध्यान से देख बेटा, कह रहे हैं क्या कि ये सब पूरा सेटअप आप समझ में आ गया कि यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ का पोटेंशियल V होगा, मतलब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर से इधर, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर से इधर की ओर जनरेटेड होगा, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर से इधर की ओर जनरेटेड होगा। अब तो ध्यान से देख बेटा, कह रहे हैं क्या कि यहाँ से सोर्स से रेडिएशन एनर्जी गिर रही है, रेडिएशन एनर्जी गिर रही मतलब यहाँ से फोटोन निकल रहे हैं बेटा, और यहाँ पे जो भी फोटोन निकल रहे हैं ये अंडरस्टूड है हम लोग के पास कि सर अगर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो साहब जितने जो भी फोटोन है उनके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है बेटा? ज़्यादा हो, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गया तो साहब वो कैपेबल ही नहीं है। बोल हाँ कि नहीं? इसका मतलब यहाँ पे हम जो भी रेडिएशन ले रहे हैं उन सभी रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या है बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा। अब ध्यान से देखो, हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ पे ये लाइट गिरा तो गिरने से देखा क्या गया कि सब यहाँ से इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आना चालू कर दिए। इस मेटल से कौन आना बाहर चालू कर दे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स आना चालू कर दिए। और यह इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली आप देखो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर है इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर इधर की ओर है तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगना चालू हो गया बेटा? इधर की। मतलब कहा क्या गया कि सर कि ये जो भी हमारा मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के जस्ट सामने एक पॉजिटिव पोटेंशियल को हम लोग एक मतलब एक इधर ये क्या है हमारा कलेक्टर, एक तरीके समझिए क्या है? कलेक्टर है। ये इमीटर हो गया, यहाँ से इमीटर का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इमिट हो रहे हैं तो इमीटर कहलाएगा, और इसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा? कलेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं कलेक्टर। तो कह रहा है क्या कि जिस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना है उस मेटल सरफेस के जस्ट सामने जो कलेक्टर होता है उस कलेक्टर पे हम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या होगा?
कि साहब देखो मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिए ना, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, V हो गया है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो गई, और इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर से इधर की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो जाने से इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना चालू हो गया, और फोर्स लगने से क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इधर से इधर की ओर ये लेके आना चालू कर दे रहे हैं। अब हुआ क्या कि साहब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू हो गया, और इसको क्या कर देंगे, एक सर्किट से कंप्लीट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक सर्किट से कंप्लीट कर देंगे। जब सर्किट से कंप्लीट कर देंगे तो फिर हमको यहाँ पे कोई भी हमारा रजिस्टर होगा या कुछ भी होगा, तो या कोई भी आमीटर वगैरह जो भी हम लगा देते हैं, तो देखते हैं क्या कि साहब या इसमें आमीटर लगा दीजिए, वैसे क्या लगा दीजिए, आमीटर। तो करंट किसमें इसमें आता है, मिली एम्पियर में होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट आता है यहाँ पे, जो भी हो मिली एम्पियर मान लो ना, 10⁻³ है ना। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, आमीटर हो गया। क्या हो गया, आमीटर हो गया। तो ये आमीटर है, यहाँ से करंट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना चालू कर दिए थे साहब, हमको यहाँ पे क्या मिलने लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे चालू कर दिए, इसका मतलब करंट हमको इधर की ओर फ्लो होना चालू हो गया। नहीं समझ में आया, समझ मतलब हमको करंट मिल गया, हमको क्या मिल गया, हमको क्या मिल गया, करंट मिल गया। तो सर जो करंट मिला, जो करंट, इसी करंट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कहता है क्या कि सर जब भी हम किसी मेटल पे रेडिएशन या लाइट को गिराते हैं, जब किसी मेटल सरफेस से हम लाइट को गिराते हैं, तो सर उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है। और उस मेटल सरफेस के जस्ट सामने वाले कलेक्टर प्लेट पे का पोटेंशियल हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं, है ही नहीं। कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। पॉजिटिव करने से क्या होगा कि सर इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगना चालू हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन उस कलेक्टर की ओर मूव करना चालू कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देंगे, और हम क्या कर देंगे कि साहब एक सर्किट को कंप्लीट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, साथ साथ एक सर्किट को भी हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे, या क्लोज सर्किट हम लोग बना लेंगे। अब देखेंगे क्या कि सर उस सर्किट में करंट का फ्लो होना चालू हो जा रहा है, करंट फ्लो होना चालू हो जा रहा है, करंट मिलना चालू हो जा रहा है। उसी करंट को, जो करंट हमें मिल रहा है सर्किट में, उसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही बोलेंगे उसको। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कहता है क्या कि साहब ये तो नॉर्मल चीज़ें थी, हमको समझ में आ गया यहाँ पे ये सेटअप कैसे है। अब हम इस सेटअप में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ चीज़ों को, कुछ को कांस्टेंट रखेंगे और कुछ को वेरिएबल बनाते जाएंगे, ठीक है। अभी हम सबसे पहला हम कर रहे हैं, पहला जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा इंटेंसिटी के साथ, है ना। अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करने वाले हैं, अगर हम इंटेंसिटी को क्या करें बेटा, अगर चेंज करेंगे तो साहब कैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए, इसी को क्या बोलेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इस फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान से देखिएगा। कहता है क्या कि साहब यहाँ पे जो भी इंसिडेंट रेडिएशन गिर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, ये तो एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब साहब जैसे इस मेटल सरफेस से पढ़ने के बाद देखा क्या कि कुछ पर्टिकुलर करंट हमारा मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे, धीरे धीरे जा रहा था, है ना। हम क्या किए कि साहब धीरे धीरे हमने क्या किया कि यहाँ पे इंटेंसिटी को बढ़ाया। इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक चीज़ जो कांस्टेंट मान रहे हैं क्या कि साहब इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रही, मतलब जो लाइट सोर्स है उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं रहे हैं, ठीक है। अरे जमसन क्या मान लिया बेटा कि हम सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो तुम ध्यान से सोचना कि अभी जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी, हाँ अभी जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, मतलब जो फोटोन आ रही है, फोटोन के पास, एक फोटोन के पास जो एनर्जी थी, जितनी एनर्जी पहले थी अभी भी उतनी ही एनर्जी है, लेकिन अब क्या है कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना चालू कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाना चालू कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना चालू कर रहे हैं, तो देखे क्या कि साहब यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तब देखे कि अब 3-4 इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गया। मतलब देखे क्या कि जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस इंक्रीज, मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज, देन द वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड।
मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा, इंक्रीज कर गई। अब फोटो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंक्रीज कर गई, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया। अरे यार, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है, क्या वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी। इसका मतलब उन्होंने कहा कि ध्यान से देख बेटा, कहा क्या कि साहब एक ग्राफ अगर तुम चाहोगे प्लॉट करने के लिए तो इधर लिख लो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इधर लिख लो बेटा आप इंटेंसिटी। इधर क्या डाल लो बेटा, इंटेंसिटी। बोल हाँ कि नहीं। तो हम क्या देखें कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं बेटा, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होने लगा है। इसका मतलब ये एक लीनियर ग्राफ मिलता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। बोल हाँ कि नहीं समझ में आया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं ये भी समझ में आया कि जब भी किसी मेटल सरफेस पे लाइट जब इंसिडेंट करती है तो वो मेटल सरफेस से क्या होता है साहब, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू करते हैं। और उस मेटल सरफेस के जस्ट सामने वाले जो प्लेट होते हैं, उस प्लेट को हम लोग उस प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन तो कलेक्टर कहते ही हैं उसको, क्या उसकी पोटेंशियल को पॉजिटिव कर देते हैं। अरे हाँ ना, तो बोल। जो इसके सामने वाला जो मेटल प्लेट के सामने वाला जो प्लेट होता है, उसकी पोटेंशियल को क्या करते हैं बेटा हम लोग, पॉजिटिव बना देते हैं, पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव करने से क्या होगा कि सब जो भी इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से निकल रही हैं वो क्या होगा, सब उनको फोर्स लगना चालू हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से उस कलेक्टर प्लेट पे आना चालू हो जाएगा और साहब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू हो गया। अरे हाँ ना, तो बोल। तो हम क्या करते हैं कि एक सर्किट हम क्लोज कर लेते हैं, जिससे देखते हैं क्या कि उस सर्किट में करंट का फ्लो होने लगता है और वो करंट ही क्या कहलाएगा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का है। दूसरी चीज क्या सीखा हमने कि साहब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ बेटा कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाना चालू कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन बशर्ते हम क्या कांस्टेंट माने बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी। किसकी, फोटोन की। मतलब फोटोन के पास जितनी एनर्जी पहले थी अभी भी एनर्जी, लेकिन नंबर ऑफ एनर्जी बढ़ा कि घटा, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंटिंग पर सेकेंड ये इंक्रीज की डिक्रीज। हाँ, अब एनर्जी सरफेस पे जो गिरी वो बढ़ गई, लेकिन फोटोन की एनर्जी बढ़ी क्योंकि हमने साहब इसको क्या माना है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसको कांस्टेंट मान के चल रहे। दूसरा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, है ना। अब ध्यान से समझिएगा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा। सबसे पहले ध्यान से देखो कि साहब यहाँ से एक इक्वेशन भी आएगा, मस्त जबरदस्त इक्वेशन आएगा। काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अब सब चीज़ वेरिएबल मान लेंगे तो हाँ, आप सुनिए होता क्या है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बदलते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बदलते जा रहे हैं तो हर एक फोटोन की एनर्जी अलग अलग होती जा रही है। नहीं बात समझ में आ रही। आप खाली इंटेंसिटी कांस्टेंट मान लीजिए, इंटेंसिटी कांस्टेंट मान लीजिए, आप फोटोन की फ्रीक्वेंसी बदलते जाइएगा। तो फ्रीक्वेंसी बदलते जाइएगा तो साहब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके पास ऑलरेडी एनर्जी ज़्यादा मिलते जाएगा, किसी के पास ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक फोटोन के पास एनर्जी ज़्यादा हो गई। नहीं तो अब क्या होगा कि पहले एक इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा था, तो मेटल सरफेस पे पहुंचते पहुंचते उसकी एनर्जी कितनी हो रही थी, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जा रही थी। लेकिन अब इसी को 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें तो अब कितना कुछ होगा तो साहब ये मेटल सरफेस पे पहुंचेगा तो निकलना चालू हो जाएगा। इसलिए क्या कि हम एक चीज़ को कांस्टेंट माने हैं, क्या है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट माने और इंटेंसिटी को हमने क्या कर दिया, चेंज करना चालू कर दिया। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर लेंगे, इंटेंसिटी भी चेंज कर लेंगे तो हमको एक ग्राफ सही से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दोनों का वेरिएशन हो जाए, डबल वेरिएबल आ गए तो डबल वेरिएबल के साथ मजा नहीं आएगा। बाकी और भी हम अभी एक ही खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सब चीज़ इंटेंसिटी भी चेंज कराएंगे, इंटेंसिटी चेंज करा के दिखाएंगे आपको, घबराने की बात नहीं। अभी तो सिंपली एक फ्रीक्वेंसी चेंज करा के भी दिखाएंगे, घबराने की बात नहीं, अभी सब आगे आएगा, धीरे धीरे आएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या रहेगा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। क्या होता है बेटा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब यहीं पे आएगा आपको एक मिलता है कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, नाम सुने होंगे, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको मिलेगा। अब वहां से देखिएगा ईवी नॉट, वो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, फिर से आराम से बोलिएगा, ये फोटोन के पास एनर्जी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कहाँ जाकर रुकता है, किस कहाँ वेलोसिटी जाकर जीरो हो जाता है, वही बताते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है वही तो कहीं तो जाकर जीरो होगा, सीधे वही रुकेगा, वही रुकेगा क्यों, उसका वेलोसिटी कहीं तो कहीं जाकर एनर्जी चल रहा है तो कहीं तो कहीं जाकर रुकेगा, वेलोसिटी वाला जीरो रहेगा। ये थोड़ा सा उल्टा है, एकदम सेम चीज़ वही है लेकिन थोड़ा सा उल्टा। अब जैसे रुकेगा क्यों, हम ये पूछ रहे हैं। वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा तो रुकेगा।
तो वेलोसिटी जीरो क्यों होगा? कोई भी चीज़ अगर वहाँ से वो उससे फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा। तो कोई रोकेगा तब नहीं एनर्जी खपत हो, कोई उसका एनर्जी लेने वाला हो, कोई एनर्जी लेने वाला हो तब, है ना? ठीक है, उसी को ऐसा लिखिए। अच्छा, लेकिन चीज़ वही है ना? बहुत बढ़िया, ध्यान समझना बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? तो कहता है क्या कि तुम ध्यान से देख, यहाँ का पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ का नेगेटिव पोटेंशियल है, ये है। अरे हाँ ना, तो बोल। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जनरेट हो गई और इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उल्टा दिशा में, इलेक्ट्रिकल फील्ड उल्टा दिशा में लगना चालू हो गया, इलेक्ट्रॉन भागना चालू कर दिया। अब तो सोच, हम धीरे धीरे, हमारे पास एक रेगुलेटर है, क्या बेटा? खाली नचाना है आपको, क्या करना है ना? घुमाइए तो बढ़ेगा, है ना? ऐसे घुमाइए तो कम होगा। धीरे धीरे इसको पोटेंशियल क्या कीजिए, कम करते जाइए। अब कम करते 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 इसको पोटेंशियल निगेटिव करते जाइए। क्या करते हैं बेटा? तो सोच, यहाँ का पोटेंशियल जस्ट सपोज जीरो है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है? जीरो। तुम सोच, यहाँ का पोटेंशियल धीरे, अभी तो यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव में है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर जनरेट हो, फोर्स तो लग रहा है मस्त। हम क्या कि धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल क्या कर रहे हैं बेटा? कम करते जाए। तो कम करते 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 अभी निगेटिव में अभी जीरो कर रहे हैं, ठीक है? अरे 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट से पहले क्या कर रहे हैं बेटा? जीरो। मैं यहाँ की पोटेंशियल भी जीरो है और यहाँ की पोटेंशियल हम क्या करने वाले हैं? जीरो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे घटा घटा के क्या कर रहे हैं? जीरो कर दिए। तो यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो और यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो। अरे बोल हाँ कि ना? बोल इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करेगी? नहीं। अब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है सर, इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे एग्जिस्ट करेगी? अब होगा क्या कि तुम ध्यान से देख, अब यहाँ पे सर, यहाँ से फोटॉन्स आए, इस मेटल सरफेस पे टकराए, और टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन यहाँ पे हुआ। अब तुम सोच, मान लो कि साहब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटॉन आ रहे थे और यहाँ का वर्क फंक्शन कितना है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोचो, क्या ये जरूरी है कि सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी हो? किसी के पास 1 हो सकता है, किसी के पास 0 हो सकता है, क्या किसी के पास 0 भी हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकता है। हाँ, क्योंकि सर वो हुआ क्या कि सर जब आया अंदर में इतना ना कोलिजन किया कि मेटल सरफेस पे पहुंचा तो मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके पहुंचा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके पहुंचा तो मेटल सरफेस कहा कि ठीक है तुमको जाने देंगे, लेकिन साहब पूरा कपड़ा उपड़ा उतरवा लिया उससे। अरे समझिए, जैसे हम लोग गए फिर सिनेमा हॉल में तो हमारे पास पूरा सब चीज़ पैसा है, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि बाबू अब सब कुछ है, मतलब पैसा है, कपड़ा सब चीज़ है, तो हम लोग को क्या हुआ, आराम से जाने दीजिए, हम लोग पैसे से। लेकिन साहब किसी के पास एकदम कोई भिखारी बनकर पहुंचा, क्या हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ जाना ही है, तो क्या करेगा कि साहब उसका कपड़ा उड़ा सब उतार लेगा, उतरवा के क्या करेगा, उसको कपड़ा को बेच देगा, बेचने के बाद उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैसा मिल गया। अरे हाँ ना, अब तुम सोचो कि जब अब वो जैसे मेटल सर्फेस से बाहर निकला या उस सिनेमा हॉल से बाहर निकला, तो सिनेमा हॉल का गेटे पे रहेगा, वो गेट से बाहर निकल पाएगा? क्या ले जाएगा? क्योंकि उसके पास है ही नहीं ना कुछ हो। अब सोच, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये वर्क के फंक्शन है, और ले कि इस सरफेस पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास पहुंचा। अब सोच, ये मेटल सरफेस पे क्या करेगा? भागेगा? ये यहाँ से भाग सकता है बेटा? नहीं भाग सकता, वहीं पे बस निकल के चुपचाप बैठा रहेगा, चुपचाप करेगा, बैठा रहेगा ना, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन पहले क्या रहता है, जब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा था तो वो इलेक्ट्रॉन भले यहाँ पे जैसे ही बैठेगा बाहर आ गया, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण वो भाग जाता था। लेकिन तो सोच, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे कि जो यहीं पे दर्रे के दर्रे रह जाएंगे, और जिनके पास माने कुछ ज़्यादा एनर्जी हो गई तो उस काइनेटिक एनर्जी से कुछ तेज भागेंगे, कुछ धीरे धीरे भागेंगे। अरे हाँ ना बोल, लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में भागना चालू कर देंगे, इधर उधर भागना चालू करेंगे। अरे बोल हाँ कि नहीं? 0 हो गया है पोटेंशियल, और पोटेंशियल कम चलेगा, और निगेटिव पर। अब निगेटिव पोटेंशियल जब यहाँ पे करोगे तो निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या होगा बेटा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अब ऐसे डेवलप हो जाएगी। अब ये हायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अब इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे डेवलप हो जाएगी बेटा? इधर, हाँ इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाएगा तो तुम सोचो कि अब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लग जाएगा? उधर। अब तुम सोच, ध्यान से सोचना क्या होगा कि अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जिनके पास कुछ एनर्जी थी, जो एनर्जी होने से यहाँ से कुछ एकदम रफ्तार में भाग रहे थे, अब क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे, इससे फोर्स कितना लगना चालू कर दिया? पीछे फोर्स पीछे लगना चालू कर दिया। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। कुछ वेलोसिटी के कारण तो बढ़ेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो है उसके पास, तो उस वेलोसिटी के कारण ये आगे बढ़ेगा, लेकिन फोर्स उससे पीछे लगने के कारण फिर से उसको क्या करेगा? रोक देगा। इतना अभी माने नहीं, अभी और करेंगे, और पोटेंशियल निगेटिव किए, निगेटिव करते करते एक समय ऐसा आएगा कि साहब इतना इससे फोर्स लग जाए कि जो सबसे एनर्जेटिक वाला इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, सबसे एनर्जेटिक पार्टिकल का मतलब समझ आ रहा है कि साहब जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके निकल रहा होगा वो सबसे क्या होगा? सबसे एनर्जेटिक पार्टिकल होगा। तो उस सबसे एनर्जेटिक पार्टिकल के बारे में कहा जाता है यहाँ पे, कहता है क्या कि हम एक ऐसा पोटेंशियल लें, निगेटिव पोटेंशियल, जिसपे उस सबसे एनर्जेटिक पार्टिकल दौड़ नहीं छोड़े। मतलब कि बाबू यहां से निकला, अब भाग में नहीं करेंगे, यहीं रुकले रह जाएगा।
मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी से वो भागना चाह रहे थे उतने एनर्जी हम इधर से लगा दिए, फोर्स लगा दिए, तो फोर्स लगा के उसको एनर्जी से यहीं पे रोक दिया, यहीं पे स्टॉप कर दिए, तो थोड़ा भी हिलना डुलना नहीं है। बस समझ में आ रही? तो यहाँ पे वो रुक जाएगा। अब तो सोच कि अगर आपके पास एनर्जी है 10 जूल की, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, और आपको 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए तो तुम खटक से भागना चालू करेंगे। हमको आपको रोकना है, इसका मतलब जैसे हम आपको 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो आपको दीजिए, आप इधर भागना चालू करें, हम उतने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपको रोक देंगे। बोल एनर्जी बराबर की नहीं? क्या रुक जाएगा? नहीं रुक। जहां से निकलने थे वहीं पे तुरंत खटाक से रुके रहेंगे। यही है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि वह निगेटिव पोटेंशियल, वह निगेटिव पोटेंशियल जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या करे, मूव करना बंद कर दे। ऐसा नहीं कि यहां से वो निकलते हैं बेटा जाके कहीं दूर पे रेस्ट में आते हैं, नहीं, वो यहीं पे वो मैक्सिमम एनर्जेटिक पार्टिकल की बात करी जाती है बेटा, कि साहब जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकला है उसी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इतना निगेटिव पोटेंशियल दे दिया जाए कि साहब वो इस सरफेस से ही बाहर ना निकल पाए। मतलब इस सरफेस से तो बाहर तो निकल ही चुका है, मतलब इस सरफेस से आगे ना बढ़ पाए, बस वहीं पर रुक जाए। बस समझ में आ रही? उस निगेटिव पोटेंशियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं या कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? कोई दिक्कत? स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे कहते हैं? कि साहब वह मिनिमम पोटेंशियल पूछ देगा, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट लिखवाया गया, बहुत अच्छे से लिखवा दिया गया उसमें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे कहते हैं, कि वह मिनिमम पोटेंशियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करे बेटा, उस इलेक्ट्रॉन का मोशन इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर जाए, उसी मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तो सोच कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, समझिएगा इस चीज को, अगर फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट रखें, ये जो सोर्स आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए घटा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात। हम कितना इंटेंसिटी बढ़ा ले घटा ले, सोच वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। अगर इंटेंसिटी को अगर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हैं। अरे क्या नहीं चेंज कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हैं, हम खाली इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी को चेंज करने से क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो V0 माइनस में आया, जो भी माइनस में कोनो 4 वोल्ट आ गया, 5 वोल्ट आ गया, मतलब एक सरफेस के लिए, इस मेटल सरफेस के लिए आ गया हमारा 4 वोल्ट, -4 वोल्ट, कि -4 वोल्ट पे देख रहे हैं जितना भी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहीं पर रुक जा रहे हैं। तो अगर इंटेंसिटी अब बढ़ा दिए तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज। क्यों? क्योंकि साहब ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रॉन को रोकना है ना, ये तो सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को ही रोकने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल था। अरे बोल हाँ कि ना था? हम तो मैक्सिमम ही इलेक्ट्रॉन को ना रोक रहे हैं। तो साहब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, प्रोटॉन आ रहे थे, सबके पास तो एनर्जी 10 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अरे हाँ ना, तो बोल, सबके पास तो 10 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, क्योंकि हम तो इंटेंसिटी उसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं किए, हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो भले इंटेंसिटी बढ़ने से सबकी जहाँ पे जितने भी फोटॉन्स आ रहे हैं सबके पास एनर्जी तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जितने भी अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उनके पास एनर्जी मैक्सिमम लेके कितना निकलेगा? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा भाई। कितना लेके निकलेगा? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। जब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकलेगा तो सब हमको तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना होगा ना उसको। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से नहीं, सॉरी, इंटेंसिटी को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पे? करंट, 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 करंट बढ़ जाएगा ना यार, मूर्ख नहीं बढ़ेगा। इंटेंसिटी अगर बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाए तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो करंट बढ़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे हम क्या करें, धीरे धीरे स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ गया। अब क्या कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल मानी कभी फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट मान लिए, इंटेंसिटी भी कांस्टेंट मान लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी हम कांस्टेंट मान लिए। अब क्या करें कि अब धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मान दिए, इंटेंसिटी भी कांस्टेंट मान दिए है। जो भी इंटेंसिटी अब आ रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन गिर रहे हैं उतने ही गिर रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ से, उसी रिस्पेक्ट में निकल रहे हैं। अब हम क्या करें, धीरे धीरे यहाँ का पोटेंशियल बढ़ाना चालू कर दिए। अब धीरे धीरे जैसे पोटेंशियल बढ़ाना चालू करेंगे तो देखेंगे क्या कि साहब पहले क्या हो रहा था, ध्यान से सोचो, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पे आएगा तभी ना करंट फ्लो होगा। अरे बोल हाँ कि नहीं? तो देखिएगा पहले तो कुछ आ रहा था, आते आते कुछ तो दरे पर रह जा रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले थे तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जा रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉन बीचे में रह जा रहे थे। जब यहाँ का पोटेंशियल जीरो था, यहाँ का पोटेंशियल जीरो था, तो जब यहाँ का पोटेंशियल जीरो और यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड खत्म ना। तो जिसके पास हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल जो होंगे वही ना यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। बाकी साहब जिसके पास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो वो यहीं रुक गया, जिसे काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है तो वो धीरे धीरे जा रहा है, 2-4 साल में पहुँचा यहाँ पे। अरे हाँ ना, तो तब फिर मिला, हाँ मिला, एगो और मिला, करंट मिला।
तो सोचो अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं एनोड पे, जैसे कैसे क्या अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करने हैं, तो पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या होगा कि साहब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाएगी इधर, तो इलेक्ट्रॉन पे फिर से फोर्स लगाना चालू कर देगा। आप धीरे धीरे जैसे पोटेंशियल बढ़ाना चालू करेंगे तो करंट का वैल्यू भी क्या होने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खटाखट खटाखट मिलना चालू हो जाएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन तो करंट क्या होगा, बढ़ना चालू कर देगा। अब सोच, क्या जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे क्या करंट उतने बढ़ते जाएगा, उतना बढ़ते जाएगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन मिल कहां से रहा है, इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको यहां पे सटाना है। पोटेंशियल बढ़ाने से यहां से इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन थोड़ा खींचा जा रहा है, वो तो इससे आ रहा है। अरे हाँ ना, देखो नहीं समझ में आया, नहीं आया। अगर हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं यहाँ का, तो पोटेंशियल बढ़ाने तो हाई जो इलेक्ट्रॉनवा है, जो एगो अभी पहुंचा था, एगो परसों पहुंच रहा था, अरे हाँ ना, तो बोल एगो 2-4 साल बाद पहुंच रहा था, तो जैसे ही हमें पोटेंशियल अप्लाई कर दे, तो खटाखट यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलना चालू हो गया, करंट मिलना चालू हो गया। तो हम कहें करंट हमारी बढ़ गई, करंट हमारी, तो इंटेंसिटी पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड पे करने पे, पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड पे करने पे सब हमारी करंट की वैल्यू क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। लेकिन एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद जितना इलेक्ट्रॉन था उतने ना आएगा जी, जितना इलेक्ट्रॉन निकले उतने ना आएगा। अब पोटेंशियल का काम ये थोड़ी है कि साहब इसी मेटल प्लेट से ही इलेक्ट्रॉन निकालना चालू कर दे, उसका काम वो नहीं है। वो सब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है उसको यहाँ पहुंचाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पोटेंशियल हम बढ़ाते बढ़ाते एक पोटेंशियल एक ऐसा आ जाएगा जहां पे सब अब फर्दर करंट का मान बढ़ेगा, अब नहीं बढ़ेगा, जितना था उतना हो गया, क्योंकि हम इंटेंसिटी को फिक्स किए हुए हैं, इंटेंसिटी को। तो इसका मतलब अब पर्टिकुलर एक करंट मिल गया, अब पोटेंशियल कितना बढ़ा लीजिए, अब यहां से करंट का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है। इसी करंट को हम, इसी मैक्सिमम करंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सैचुरेशन करंट। अरे यार क्या बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। मतलब आप ध्यान से अगर देखोगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, तो इधर क्या हो गया, पोटेंशियल हम इधर ग्राफ हम अप्लाई करते हैं बेटा पोटेंशियल का, और इधर क्या करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। अरे हाँ ना, तो बोल, तो अगर हम इंटेंसिटी, अरे हम क्या कर रहे हैं बेटा, इंटेंसिटी कांस्टेंट किए हुए हैं, इंटेंसिटी नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट किए हुए हैं। हाँ अभी रुकिए ना, अभी हम बस इतना करें कि अभी हम क्या करें कि फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट किए हुए हैं, इंटेंसिटी भी कांस्टेंट किए हुए हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट किए हुए हैं। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट किए हुए हैं तो हमको क्या मिला, एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल मिला, है ना। एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पे क्या होगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन का फर्दर मूव होना इस मेटल सरफेस से क्या होगा, बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं रह गए। अब यहाँ के बाद धीरे धीरे जब पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर देंगे तो धीरे धीरे करंट का मान भी बढ़ना चालू हो जाएगा। तो देखे क्या गया कि यहाँ के बाद ये करंट आ रहा, और धीरे धीरे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो एक इंस्टेंट आएगा कि साहब अब करंट का मान बढ़ेगा। तो एक क्या हो गया बाबू, ये हो गया हमारा सैचुरेशन करंट। ये क्या हो गया बेटा, सैचुरेशन। पहले देखना करंट का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है ना यहाँ पे, और धीरे धीरे यहाँ पे आके अब क्या हो गया, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, इसी को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। मतलब ये करंट ही का मान है। तो ये जो यहाँ हमको लग रहा है यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, तो सैचुरेशन करंट मिलेगा। अब तो सोच कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाना चालू कर दें तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे कदा h इंटू एफ नॉट, h इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ गया ना फोटोन के पास, तो बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो पार्टिकल मिलने वाला है उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो अब हमको तो ज्यादा ना देना पड़ेगा एनर्जी। इसका मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या चेंज हो जाएगा सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ, लेकिन मान लीजिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाना चालू कर दें तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या करंट का मान बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने करंट का मान बढ़ेगा, तो करंट का मान बढ़ेगा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा एक सैचुरेशन करंट इसमें ही मिल जाएगा। और बढ़ाओ फ्रीक्वेंसी, अरे हाँ ना, तो इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट ये हो जाएगा, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए सैचुरेशन करंट ये हो जाएगा, इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट ये हो जाएगा। यहाँ पे ये इंटेंसिटी मान लो ये I1 है, यहाँ पे इंटेंसिटी I2 है, यहाँ पे इंटेंसिटी I3, बढ़ा दिए इंटेंसिटी ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सर I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, इसलिए इसका सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा मिली इसमें। करंट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, इसमें कोई शक वाली बात। लेकिन साहब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कभी भी चेंज, ये आ गया।
बोल हाँ कि ना। इसके बाद कौन सा इफेक्ट है? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कैथोड पे पोटेंशियल हाई कर देंगे तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कैथोड का पोटेंशियल, कैथोड पे पोटेंशियल हाई कर देंगे एनोड से, एक सेकंड, कैथोड पे पोटेंशियल हाई कर रहे हैं, एनोड से हाई कर देंगे कैथोड पे पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल मतलब हाई मतलब किस में, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? पॉजिटिव, नेगेटिव में से हाई कर देंगे। हाँ तब क्या होगा? करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अब एक इसको क्या कर रहे हैं, मतलब इसको एक कोई वैल्यू कांस्टेंट मान लीजिए, इसका यहाँ का पोटेंशियल हम क्या करेंगे? इसका जो पोटेंशियल होगा उससे हाई कर देंगे उसको। अब इसको पॉजिटिव आने के लिए बोल रहा है, नेगेटिव में पॉजिटिव। मतलब निगेटिव में ही इसका पोटेंशियल हाई कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो उससे क्या होगा? डिफरेंस और बढ़ गया। यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव है और नेगेटिव में और बढ़ा रहे हैं। पहले माने कि यहाँ पे -2 वोल्ट था, अरे हाँ ना, तो यहाँ पे 8 वोल्ट था, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना का? 10 वोल्ट का। नहीं सर, यहाँ पे जब नेगेटिव लिए थे उस समय बढ़ाया, यहाँ का पोटेंशियल का, नेगेटिव कर दिए -5, यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव कर दिए -5 वोल्ट, हाँ -2 वोल्ट, यहाँ पे क्या कर दिए? -2 वोल्ट कर दिए। ठीक है, तो अब देख पोटेंशियल डिफरेंस कितना का आ गया? एक से रुको ना, कितना का आ गया? -5 बढ़ा के -2 बढ़ा रहे, तो -2, तो हाँ, तो अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर से इधर हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ नहीं होगा, 100% होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू। अब इसमें जो आपका हायर हो गया, जब -5 से -2 बढ़ा है, तो ये हायर पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर हो जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कहीं नहीं, 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आइए अब कह रहे हैं क्या कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में कुछ इसमें भी ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट मानेंगे। क्या कांस्टेंट मानेंगे इसमें सर? इसमें क्या? इंटेंसिटी को कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं तो घबरा जाएगा। तो इसलिए हम एगो फ्रीक्वेंसी हम क्या कर रहे हैं बेटा? इंटेंसिटी को, हाँ यहाँ पे इंटेंसिटी को क्या कर दिए? कांस्टेंट मान दिए। अब हम इंटेंसिटी कांस्टेंट माने, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चालू कर दिए। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चालू कर दिए, इसका मतलब क्या है कि एक फोटोन के पास जो एनर्जी है सर, वो बढ़ाना लगे। ठीक है, तो अब जैसे ही बढ़ाना चालू कर देंगे तो सोच बोल स्टॉपिंग पोटेंशियल यही रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा? अब तो सर चेंज होते जाएगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ ध्यान से समझना बेटा, इधर पोटेंशियल और इधर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, है ना, इधर पोटेंशियल और इधर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कह रहे हैं कि कोई भी इंटेंसिटी 1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 होगा, -V में नेगेटिव पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। अरे कोई भी फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी कोई भी ले लिए, मतलब इतना फ्रीक्वेंसी है तो उस फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ मिलेगा। और अभी से ग्राफ मत बनाइए, बाद में बनाएंगे। कोई भी अगर फ्रीक्वेंसी कोई दूसरा ले लेते हैं, अरे हाँ ना, तो बोल बेटा, कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी से बढ़ा दिए तो बढ़ा देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल नहीं आया। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं? बढ़ा रहे हैं, तो हमको उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए और ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना ना पड़ेगा बेटा, तब एनर्जी देना पड़ेगा ना। इसका मतलब साहब उसके लिए नेगेटिव पोटेंशियल हमारी क्या होनी चाहिए? और बढ़ेगी, नेगेटिव में और बढ़ेगी। अरे नहीं आया। और अगर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा रहे हैं तो और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। बोला हाँ कि नहीं? और इस दौरान उसके बाद पोटेंशियल इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, ये फ्रीक्वेंसी कोई पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए हैं, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर उसके बाद हम पोटेंशियल क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव में बढ़ाना चालू कर दें, तो एक ऐसे आएगा जब सैचुरेशन करंट की वैल्यू पहुंच जाएगी। अब ये मिल गया हमारा, ये सैचुरेशन करंट मिल गया। या ध्यान से देखना, कॉपी मत देखना बेटा, कॉपी देखोगे तो गड़बड़ा जाएगा, कॉपी मत देखना। बस याद है कि एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल इंटेंसिटी बढ़ाए हुए है बेटा, सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई हुई है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए हुए हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ गई। और उसके बाद धीरे धीरे हम पॉजिटिव पोटेंशियल उसी पे जनरेट, उसी फ्रीक्वेंसी पे पॉजिटिव पोटेंशियल हम जनरेट करना चालू कर दिए, इसका पोटेंशियल क्या हो गया? बढ़ाना चालू कर दिए, तो साहब एक सैचुरेशन करंट मिल जाएगी। एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात।
इंटेंसिटी कांस्टेंट माना है, लिख दिया है। अब तो सोच कह रहा है क्या कि साहब जो दूसरा फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी कोई दूसरा पे था जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल -V02 मिला था, अब इस यहां मिलने के बाद अब क्या होगा, धीरे धीरे अब उस फ्रीक्वेंसी पे अब धीरे धीरे पॉजिटिव पोटेंशियल हम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव पोटेंशियल कर रहे हैं तो धीरे धीरे साहब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ना चालू हो जाएगी, और बढ़ते जाएगी, ध्यान से देखना बेटा, तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू अलग मिलेगी, मिलेगी, सैचुरेशन करंट की वैल्यू अलग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सैचुरेशन करंट अलग नहीं मिलेगी ना, काहे कि सर इंटेंसिटी ना कांस्टेंट माने हैं, अरे इंटेंसिटी हम कांस्टेंट माने हुए हैं, दोनों में भले एनर्जी, फोटोन की एनर्जी बढ़ा दिए हैं, लेकिन सर इंटेंसिटी क्या मान लिए हैं, कांस्टेंट मान लिए हैं। तो एक हम क्या जब भी पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो जो सैचुरेशन करंट इसमें होगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे उतना ही ना सभी जगह होगा बेटा, नहीं तो साहब ये तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज की है, फ्रीक्वेंसी चेंज किया, लेकिन इंटेंसिटी तो वही रखे हुए हैं, तो इंटेंसिटी तो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी नहीं चेंज कर रहे तो इलेक्ट्रॉन तो हमारा उतना ही निकल रहा है जितना पहले निकल रहा होगा। अरे हाँ ना, तो बोल यार, अब जब इलेक्ट्रॉन उतना ही निकल रहा था तो सर इसका जो सैचुरेशन करंट जो इसमें आएगा, क्या इसके लिए भी, इस नेगेटिव पोटेंशियल के लिए भी अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल करेंगे तो साहब हमारा सैचुरेशन करंट क्या मिलेगा, सेम वही मिलेगा। बोल हाँ या ना बेटा, एकदम सही बात। मतलब ये जाके बेटा इसमें समझ आएगा, सैचुरेशन करंट मिल जाएगा, इस नेगेटिव पोटेंशियल पे भी सैचुरेशन करंट हमारा, सैचुरेशन करंट समझ में आ रहा है, वो मैक्सिमम करंट, इसके लिए भी अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी और सैचुरेशन करंट जो होता है बेटा वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है, इंटेंसिटी में, सॉरी वेरी गुड, जो सैचुरेशन करंट होते हैं, सैचुरेशन करंट वो किस पे निर्भर करते हैं बेटा, इंटेंसिटी पे निर्भर करते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ेगी, अभी इसके पहले ग्राफ हम लोग देखे थे, अरे हाँ ना, तो बोल वो कभी भी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करती है, खत्म हो गया।